हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए मिनी टेस्ट नंबर 13 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे 3 कोर्सेज है, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो प्रीलिम्स 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आया है, तो आप नीचे जो वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द ईयर 2021 इज द 46th एडिशन ऑफ द G7 समिट। सेकंड, द होस्ट ऑफ द 2021 समिट इज यूके। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि जो 2021 की जी समिट थी वो 47th एडिशन थी। 47th एडिशन थी और इस समिट को जो होस्ट किया था वो यूके ने किया था। तो यूके इसकी होस्ट कंट्री है। तो G7 के अंदर जो हमारी कंट्रीज आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, यूके, कनाडा। तो यूएस आ गया, आपका जर्मनी आ गया, यूके आ गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया एंड जापान। तो ये आपके, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैंने एक जो मेरा मेथड था, जब मैंने जो याद करा था वो ऐसे करा था, फिग और काजू। थोड़ा स्टूपिड सा है पर ठीक है, याद करने के लिए करना ही पड़ेगा। फिग तो ये हो गया फ्रांस, इटली, जर्मनी। काजू का ये CA हो गया आपका कनाडा, एंड यू से आपका एक USA हो गया, जापान हो गया और UK हो गया। तो ये फिग, तो फिग भी एक तरह का फ्रूट होता है एंड ड्राई फ्रूट होता है, और काजू भी एक तरह का ड्राई फ्रूट है। तो ये फिग और काजू जो है उससे आप याद कर सकते हैं G7 कंट्रीज की ये कंट्री है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी होगा। पहला गलत है क्योंकि ये 47th एडिशन है। तो इसका आंसर है आंसर बी। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इनवाइटेड बाय यूके एट G7 समिट। तो इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो यूके द्वारा इनवाइट नहीं हुई थी अभी जो 47 G समिट हुआ था उसमें? तो इसका आंसर है आंसर डी, सऊदी अरेबिया। तो इसको इनवाइट नहीं किया था। तो यूके ने बेसिकली जो कंट्रीज है उनको इनवाइट किया था, वो थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। तो इन 4 कंट्री को यूके ने जो है अभी G7 समिट में जो है वो इनवाइट किया था। तो इस बार की जो G7 समिट थी, तो G7 कंट्रीज हैं उन लोगों ने अटेंड की थी, और प्लस ये 4 कंट्रीज जो थी ये होस्ट कंट्री थी, मतलब इनवाइटेड बाय द होस्ट। तो इन लोगों ने ये इस बार की G7 समिट जो है वो अटेंड की थी। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। तो सॉरी, यहाँ डी होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर माता जो मरीन सेंचुरी इज इन। तो गिर माता जो मरीन सेंचुरी है वो कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, उड़ीसा। तो गिर माता जो मरीन सेंचुरी है वो उड़ीसा में है। आप बताएंगे ये सेंचुरी जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सेंचुरी किस चीज के लिए फेमस है। तो गिर माता मरीन सेंचुरी जो है वो उड़ीसा के अंदर है। तो इसका हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड manufacture of hybrid and electric vehicle. First, the phase 1 of the scheme started in 2015 and was completed on March 31st, 2019. Second, the phase 2 started from April 1st, 2019 and will be completed by 2025. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली।
तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो फेम स्कीम है उसका जो फेस 1 है वो 2019 में लॉन्च हुआ। सॉरी, उसका जो फेस 1 है वो 2015 में लॉन्च हुआ और वो 2019 तक चला। जो इसका फेस 2 है वो 2019 में स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2019, और वो कंप्लीट होगा मार्च 31 2022 तक। तो ये जो फेज़ 2 है वो 2022 तक चलेगा। और बेसिकली फेम स्कीम का काम क्या है कि आपका जो है एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन करना, और दूसरा ये है कि जो मतलब जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जितना 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाना चाहिए बाय 2030 तक। मतलब जितने भी हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें जो पेनिट्रेशन है वो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना जाना चाहिए 2030 तक। तो ये जो है फेम स्कीम का एम है। तो ये 15 से 2019 फेज़ 1 था और 2022 तक जो है इसका फेज़ 2 चलेगा। तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कौन सा पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो इसका आंसर है आंसर सी, पार्ट 17। तो पार्ट 17 जो है वो बेसिकली आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, पार्ट 17। और इसके अंदर जो आपके आर्टिकल्स आते हैं जो पार्ट 17 के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करते हैं वो हैं आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351। तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली आपके जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करते हैं, 343 से 351। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, पार्ट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए प्रसार के लिए प्रदान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है फॉर द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 351। तो आर्टिकल जो 351 है वो डील करता है विद द स्प्रेड ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी जो भाषा है उसका स्प्रेड करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसका विकसित करने के लिए आर्टिकल 351 जो है वो डील करता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फर्स्ट, targeted public distribution system covers 60% of the urban population and 70% of the rural population. 2. The poorest of the poor household will continue to receive 30 kg of grain. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर डी, नन। तो नेशनल फूड, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कवर करता है 50% अर्बन पॉपुलेशन। ये यहाँ ध्यान रखना है, ये 60% नहीं है, ये 50% अर्बन पॉपुलेशन है एंड 75% रूरल पॉपुलेशन। और इनका यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट कितना है? वो है 5 kg पर पर्सन पर मंथ। तो मतलब हर इंसान को जो पीडीएस के अंदर जो अनाज मिलेगा वो 5 किलो अनाज पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से। और जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हाउस होल्ड है, तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं जिनको हम अंत्योदया कहते हैं, उनको जो है वो मिलेगा 35 किलो, उनको मिलेगा 35 kg। तो इसमें ये लिखा है द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड विल कंटिन्यू टू रिसीव, तो यहाँ 30 नहीं होगा, ये इनको मिलेगा 35 kg। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे 50% अर्बन, 75% रूरल
और इसको मिलेगा 5 kg पर पर्सन पर मंथ, और जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं उनको मिलेगा 35 kg, 35 ऑफ kg ऑफ ग्रेन। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, नन। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके गलत हैं। 50% अर्बन, 75% रूरल, 5 kg पर मंथ, और जो अंत्योदय अन्य योजना है उसके अंदर जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनको 35 किलो मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो समिट वाज हेल्ड रिसेंटली इन। तो नाटो समिट की हाल ही में कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है आंसर बी, ब्रसेल्स। तो नाटो समिट यहाँ हुई है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। तो आप मुझे बताइए कि नाटो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए में बताइए नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। 2, Russia and USA together possessed over 90% of the nuclear warhead weapon। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि अभी जो है 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं वर्ल्ड के अंदर, और जो रशिया और यूएसए है वो टुगेदर पजेस करते हैं 90% ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन। तो जो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं वो हैं यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो ये जो है कौन रह गया? अच्छा, एक महानुभव रह गए। ये महानुभव है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान रह गया। तो ये हो गए 9। इनको कैसे भूल सकते हैं भाई? तो ये जो है 9 आपके वॉरहेड हो गए। तो अभी जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी, सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसमें सिप्री ने बताया था कि जो इंडिया ने पजेस्ट, मतलब इंडिया के पास जो अभी न्यूक्लियर वॉरहेड हैं वो 156 है। मतलब एट द स्टार्ट ऑफ 2021 जो न्यूक्लियर इंडिया के पास वॉरहेड है वो 156 हैं, और जो लास्ट ईयर जो इंडिया के पास वॉरहेड थे वो 50 थे। तो मतलब अभी जो जितने वॉरहेड है उनका इजाफा 6 नंबर का इजाफा हुआ है, मतलब +6 हो गए हैं लास्ट ईयर से अब तक जो है इंडिया के पास। और पाकिस्तान के पास जो है, हल्का मत लो पाकिस्तान को, 165 वॉरहेड है उसके पास, 165 न्यूक्लियर वॉरहेड है। अब इधर उधर से यूएसए से इधर उधर से भीख मांगते रहोगे तो फिर यही होगा ना। तो 165 वॉरहेड है, और बेसिकली जो पहले थे उसके पास 160 थे, 2020 में 160 थे। और जो चाइना है उसके पास 350 वॉरहेड है, और इस 2020 में 320 थे। तो अभी आपको ध्यान रखना है इंडिया के पास 156 है 2021 में। ये सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसमें उसने बताया था कि किस कंट्री के पास कितने वॉरहेड हैं, और बेसिकली ये 9 जो न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो आप इनको देख लेना। और रशिया और यूएसए जो है बेसिकली 90% ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन जो है वो परचेस करते हैं। सबसे ज़्यादा भी यही परचेस करते हैं, और सबसे ज़्यादा भी इधर उधर बेचना भी इनका ही है, बिजनेस है भाई। डिफेंस और वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो तो बिजनेस है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशन फर्स्ट पावर फ्री सीपैप डिवाइस जीवन वायु डेवलप बाय। तो नेशन का फर्स्ट पावर फ्री सीपैप डिवाइस जो जीवन वायु किसने डेवलप किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, आईआईटी रोपर। तो आईआईटी रोपर ने जो है जीवन वायु डेवलप किया था। तो इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज वर्किंग टू रिस्टोर 26 इंडिया इज वर्किंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय। तो इंडिया जो है अभी वर्क कर रही है टू स्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय। तो इसका आंसर है आंसर सी, 2030। तो बेसिकली इंडिया ने जो है अपना नेशनल कमिटमेंट लिया है ऑन लैंड
डिग्रेडेशन, न्यूट्रलिटी। और इसमें जो इंडिया ने इसमें इंडिया जो वर्क कर रही है वो कर रही है कि जो वो 26 मिलियन हेक्टेयर हेक्टेयर ऑफ लैंड है, डिग्रेडेड लैंड, उसको रिस्टोर करेगी बाय 2030। तो 2030 तक जो है उसको जो 26 मिलियन लैंड है उसको जो है रिस्टोर करेगी। तो बोन चैलेंज जो है, जो आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर गोल था कि 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना था बाय 2020 और 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड को जो रिस्टोर करना था बाय 2030। तो 150 मिलियन हेक्टेयर को जो है बाय 2020 और 350 मिलियन हेक्टेयर को बाय 2030। तो ये बोन चैलेंज के अंदर था। और इंडिया ने जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के अंदर जो है अपना कमिटमेंट किया है कि वो 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को जो है रिस्टोर करेगा बाय 2030 तक। और बेसिकली जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है वो आपका रिलेटेड है लाइफ ऑन लैंड से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 है वो रिलेटेड है आपका लाइफ ऑन लैंड से। और बेसिकली जो 15.3 है वो जो आपका रिलेटेड है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से। तो आप यहाँ ध्यान रखना, 15.3 तो पूछना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा। तो अगर यही पूछ लिया जाए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी किससे रिलेटेड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 याद रखना। तो 15 याद रखना आप। तो इसका आंसर है आंसर सी 2030। तो 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर करेगा बाय 2030 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन। तो दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर ए बिहार। तो डगमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बिहार में है और ये कौन सी रिवर पे है? कोसी रिवर। और कोसी रिवर जो है वो किस चीज के लिए फेमस है कि वो बार बार जो है अपना कोर्स या अपना पाथ जो है वो चेंज करती रहती है। तो आप जैसे है ना, बिल्कुल आपकी तरह ही है कि आप जैसे आज की यार ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, फिर कहीं और से वीडियो देख लिया तो फिर सेकेंड स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगे। किसी ने बोल दिया कि अभी तक मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, किसी दिन बोलिया यार जो घटना चक्र के वो नोट्स वाली किताब आती है ना वो पढ़ ले, वो अच्छी है। तो लक्ष्मीकांत आधे में छोड़ दी, फिर ये पढ़ने लगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं लक्ष्मीकांत पढ़, फिर ये आधी छोड़ दी, फिर ये लक्ष्मीकांत पढ़ने लगे। तो भैया जो बुक पढ़ रखी है वही पढ़ो, उसको रिवाइज करो, इधर उधर भागने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर ए। तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो कोसी रिवर के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तो मैनपुरी की प्रतिज्ञा जो है वो किसने लिखी है? तो इसका आंसर है आंसर ए बिस्मिल। तो मैनपुरी की प्रतिज्ञा जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी है। राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो बेसिकली जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी उससे रिलेटेड है। तो मतलब ही वॉज द पार्ट ऑफ द मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जो 1918 में हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल वॉज द पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो ये थे, इससे रिलेटेड थे। अच्छा, तो ये बताइए कि राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं, जो बिस्मिल हैं, वो एक और कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। एक और कॉन्स्पिरेसी जो है उससे रिलेटेड है। चलिए हिंट दे देती हूँ, वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुई थी। तो वो कॉन्स्पिरेसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुई थी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी और उसका ईयर कौन था। कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी और उसका ईयर क्या था? और बाकी लोग अब बताइए, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर है आंसर ए
मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918, और आप बताइए एक और कॉन्स्पिरेसी थी और उसका ईयर क्या था। तो हिंट दे देती हूँ, 1920s में थी वो कॉन्स्पिरेसी। तो आप बताइए वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी जिससे राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं वो रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फर्स्ट द 42nd सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO conference was held recently. Second, in this session conference, FAO member will adopt the strategic framework 2022 to 2028. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए, वन ओनली। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। तो अभी जो 2021 में है वो FO का जो है 42nd सेशन हुआ है, और जो 21 कॉन्फ्रेंस है उसमें जो फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट हुआ है वो हुआ है स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क 2022 टू 2031। तो ये जो है 31 है, तो ये जो फ्रेमवर्क है वो अडॉप्ट हुआ है ये 2022 से 31 तक। तो इसका आंसर है आंसर ए, ऑप्शन 1। अच्छा, इसका आंसर है, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए FAO का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द यूनाइटेड कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। तो 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ UNCCD का प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका आंसर है आंसर बी, नरेंद्र मोदी। तो आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो 14th COP ऑफ UNCCD के प्रेसिडेंट थे। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट जेनरस कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 इज। तो 2021 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में तो मोस्ट जेनरस कंट्री कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर बी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इज द मोस्ट जेनरस कंट्री है। और ये जो आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है ये जो रिलीज करता है वो चैरिटी एड फाउंडेशन रिलीज करता है। और इसमें जो है जो टॉप 3 कंट्रीज थी वो थी इंडोनेशिया, सेकंड नंबर पे केन्या, थर्ड नंबर पे नाइजीरिया। और बेसिकली जो हाई इनकम कंट्री हैं उसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, वो टॉप 10 में है। तो यही होता है कि आप जितने ज़्यादा रिच होते जाते हो, जितने हाई इनकम ग्रुप में होते जाते हो, तो उतना ही आपका जो गिविंग नेचर है वो ड्रॉप होता रहता है। तो यही है कि जो हाई इनकम कंट्री है उसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, वो टॉप 10 में है। और जो इंडिया की रैंक है वो 14th है। तो इंडिया की रैंक 14th है एज अ चैरिटेबल कंट्री। तो इंडोनेशिया इज फर्स्ट, केन्या सेकंड एंड नाइजीरिया इज थर्ड। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। तो आंसर बी है, इंडोनेशिया इज रैंक 1। ओके, नेक्स्ट है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट होती है? तो इसका आंसर है आंसर बी, थाईलैंड। तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है आपकी, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट होती है, इंडिया एंड थाईलैंड। और इस बार जो 31st एडिशन जो कॉर्पोरेट हुआ था वो आपका अंडमान सी में हुआ था। अंडमान सी में हुआ था, क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये आपका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है तो उसके क्लोज में आपका ये हुआ था।
तो सीधे सीधे है टू काउंटर द चाइना, कि जितना उसका साउथ चाइना सी के आसपास जितनी सारी एक्सरसाइज करो, यूएसए तो यही कर रहा है ना, तो वही चीज़ है। अब चाइना भी है, कहीं सारे चोक पॉइंट अगर अडॉप्ट एक्वायर करके बैठ गया, उस पर धरना दबा के बैठ गया, तो फिर तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो सब लोगों को दिखाना होता है कि भाई हाँ हम भी हैं इधर उधर। तो इसका है आंसर बी। जो इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है, वो बेसिकली इंडिया नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में हुई थी अंडमान सी में। तो इसका आंसर है आंसर बी। Okay, next question है, which of the following are the significance of the inclusion of the language under 8th schedule? 1. Recognition as the official language of the nation. 2. MPs and MLA could speak in this language in parliament and state assembly. तो कोई भी लैंग्वेज का जो है 8th शेड्यूल में इंक्लूजन होने का क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका आंसर है, आंसर सी। आंसर सी बोथ। तो बेसिकली जो 8th शेड्यूल जो है वो बेसिकली आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज। और अभी जो हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हमारे 22 इन नंबर ऑफिशियल लैंग्वेज। और कोई भी अगर लैंग्वेज अगर इंक्लूजन होता है उसका 8th शेड्यूल में, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, उस लैंग्वेज को जो है रिकॉग्निशन मिलेगा, उस लैंग्वेज को एज अ रिकॉग्निशन मिलेगा एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन। दूसरा ये है, उस लैंग्वेज को जो है साहित्य एकेडमी मिलना शुरू हो जाएगा, उस लैंग्वेज को साहित्य एकेडमी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि साहित्य एकेडमी जो आपका पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में मिलता है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। साहित्य एकेडमी जो है वो कितनी लैंग्वेजेस में मिलता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर तीसरा क्या हुआ है कि बुक्स का ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, बुक्स का ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। चौथा ये है कि जो एमपी और एमएलए हैं वो अपनी लैंग्वेज में, जैसे कोई ऐसी लैंग्वेज है, कोई ट्राइबल लैंग्वेज है, या उसका इंक्लूजन हो जा सकता है, और उस लैंग्वेज से कोई एमपी और एमएलए आता है, तो वो अपनी लैंग्वेज को जो है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में जो है वो बोल सकता है, उस लैंग्वेज में वो बोल सकता है। तो लैंग्वेज के रिकॉग्निशन का इतना फ़ायदा है। दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने एग्ज़ाम जो हैं, जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जितने, जैसे यूपीएससी हो गया और ये सब, उन सब लैंग्वेज में जो है वो लिख सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल के जितने एग्ज़ाम होंगे उस लैंग्वेज में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये सारे जो है सिग्निफिकेंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज को इंक्लूजन करने के 8th शेड्यूल में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साहित्य एकेडमी जो है कितनी भाषाओं में मिलता है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस साहित्य एकेडमी। ओके, तो इसका आंसर होगा आंसर सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, रिकॉग्निशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज और एमपी एंड एमएलए कुड स्पीक। ओके, तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन। द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी पैक इज 15 मेंबर। सेकेंड, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर इज 1 ईयर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो सिर्फ जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। क्योंकि जो पैक्ट है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो हर साल फॉर्म होती है, एवरी ईयर, और उसकी स्ट्रेंथ होती है 22 मेंबर होते हैं उसमें 15 तो हैं आपके लोकसभा से, और जो 7 है वो राज्यसभा से होते हैं। और इनका टर्म क्या होता है? 1 ईयर। हर साल ये जो कमेटी है वो फॉर्म होती है, और इसका टर्म, जो जितने भी मेंबर है उनका टर्म 1 ईयर होता है। और इसका जो चेयरमैन अपॉइंट होता है बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर जो है इसका चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। और इसका जो चेयरमैन है 1967 से क्या हो रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो इसका चेयरमैन है वो अपोजिशन से आएगा।
1967 पे से जो है इसका चेयरमैन जो है अपोजिशन से आएगा, और ये जो है जो आपका पार्लियामेंट है उसका ओल्डेस्ट पैनल है, आपकी कमिटीज़ हैं उसका ओल्डेस्ट पैनल है, और जो ये फर्स्ट सेटअप हुई थी 1921 में बाय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो 1921 में जो ये फॉर्म्ड हुई थी। तो आप ये बताएंगे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन से रिलेटेड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है कौन से रिलेटेड है? तो आप ये बताएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये स्ट्रेंथ जो है वो इसकी 22 मेंबर है, और जो मेंबर हैं वो 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो आंसर बी जो है वो सही है, 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी इज अ इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय। तो टीबी एक इन्फेक्शियस डिसीज है, वो किससे होती है? तो इसका आंसर है आंसर ए बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है आंसर ए बैक्टीरिया। तो बेसिकली टीबी जो है वो आपका माइकोबैक्टीरियम बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो इज अ बैक्टीरियल डिसीज, टीबी इज अ बैक्टीरियल डिसीज। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ADMM प्लस होस्टेड बाय। तो 8 एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रल मीटिंग ADMM प्लस जो है वो होस्ट की है किसने? तो इसका आंसर है आंसर बी ब्रुनेई। तो 8th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रल जो समिट है उसको ब्रुनेई ने होस्ट किया था। तो बेसिकली अभी जो है ब्रुनेई जो है एशियान जो है उसका चेयर है, तो इसलिए जो अभी जो समिट है वो ब्रुनेई ने होस्ट की है। और ये जो ADM प्लस प्लस है, इसका मतलब है कि जो एशियान कंट्री हैं और उसके साथ प्लस कंट्रीज। तो प्लस कंट्री आपकी कौन कौन सी होती हैं? तो इसको मैंने ऐसे याद किया था जैसे जीका। तो जीका में जैसे हो गया जापान, इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री तो ये हो गई। और फिर उसके बाद है आपका न्यूजीलैंड एंड कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो साउथ कोरिया ही होगा, नॉर्थ कोरिया कहाँ पार्ट ले रहा है, रशिया एंड USA। तो ये 8 कंट्री थी। अच्छा, तो ये 8 कंट्री हो गई आपकी ADMM प्लस प्लस। तो आप मुझे बताएंगे एशियान प्लस 6 जो कंट्रीज होती हैं वो कौन सी हैं? तो मैं आपको हिंट दे दूं कि इनमें से जो है 6 कंट्री सेम है, सिर्फ 2 कंट्री अलग है। तो एशियान 6 में अगर +2 कर दोगे तो आपको जो है वो प्लस कंट्रीज मिल जाएंगी। तो ये 6 कंट्रीज में सेम है, ये 2 अलग हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एशियान जो +6 है वो कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर है आंसर बी। तो इसको जो ब्रुनेई ने होस्ट किया था और 8 डायलॉग पार्टनर ये हैं, इनको प्लस कंट्री कहा जाता है। ओके, तो ये टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ फ्री डेली क्विज होता है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके नोट्स भी आपको यहीं मिलेंगे, और जितना भी आपको रिलेवेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए वो सब यहाँ आपको मिलेगी। और आप ऐसे ही यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।